लास्ट वीडियो में we talked about luxury brands and their positioning themselves as luxury। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमूल की। अमूल जो 1946 में आया और उसने अपने आप के साथ ऐसा क्या पोजीशनिंग करी कि भाई ऐसा देसी नाम जो कहीं से कहीं तक प्रीमियम नहीं लगता, वो पूरी दुनिया की मोर देन 13% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन को कैप्चर कर पाए। ऐसा क्या कर दिया उसने, ऐसा क्या कर दिया उसने कि आज एक साल में वो 60,000 करोड़ से ज्यादा की सेल करता है। उसने प्रोडक्ट डिजाइन कैसे किया, पैकेज कैसे किया, लेबल क्या किया, प्राइसिंग क्या रखी, उसने सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या लगाया, प्लेस मिक्स क्या रखा, एंड एट द एंड उसने प्रमोशन कैसे यूज करी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उस टाइम पे ऐसा क्या कर दिया जब लोग अपने लोकल मिल्कमैन से ज्यादा भरोसा एक पैक्ड मिल्क पे करने लगे, वो भी तब जब मोर देन 3/4 ऑफ इंडिया वाज इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अमूल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस भाई। पढ़ते हैं उसके प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस एंड प्रमोशन की टेक्निक्स इस वीडियो में। तो बने रहो मेरे साथ, शांति से तसल्ली से कॉपी पेन लेके बैठ जाना, नहीं चलेगा आपसे कोई भी बहाना, चला दो गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन है, ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन, तुम भी। इंडिपेंडेंस के बाद ना इंडिया को बहुत दिक्कत आई थी साफ दूध की, क्योंकि इंडिया में एक मेजर ब्रिटिश कंपनी दूध बेच रही थी, पॉल्सन, जिसका दूध वाज रिपोर्टेड टू बी इवन वर्स देन ब्रिटेन का गटर पर। एक लैब सर्वे की रिपोर्ट है। तो बेसिकली इंडिया को चाहिए था साफ दूध जो नहीं मिल पा रहा था कहीं से कहीं तक, क्योंकि गरीबी देश में बहुत थी, एंड एक जगह से साफ दूध मिले एंड प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से वो पूरे देश के लोगों तक पहुंचे, ये नहीं हो पा रहा था। इस पॉइंट पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन आए और उन्होंने नाम रखा अमूल। अब ये जो अमूल नाम है ना, ये वर्ड आया है अमूल्य से, और अमूल्य मतलब प्राइसलेस। साफ दूध प्राइसलेस होता है। इंडियंस अपनी रूट्स से बहुत जुड़े हुए थे और वही कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर के माइंडसेट को क्रैक करना, उसके अकॉर्डिंग नाम देना। वही अगर कोई लग्जरी नाम दे देते तो ना चलता, क्योंकि वो पॉल्सन ब्रिटिश है, लग्जरी भी इंग्लिश होता, लोगों का भरोसा ना होता। अमूल, अमूल्य, उसका वो मैस्कॉट अमूल का जो आज तक चल रहा है, वो कितना एक घर का क्यूट सा फैमिली मेंबर की टाइप पोजीशनिंग है यार, कि ये अमूल का दूध तो अपने घर का ही चीज है, अपनी ही चीज है। ऑल्दो वो फैक्ट्री मेड है, ऑल्दो वो मैन्युफैक्चर्ड है, प्रोड्यूस्ड है, पैक्ड है प्रॉपर उसी तरीके से, बट वो लगता है कि जैसे अपने लोकल दूध वाले ने ही लाके दिया। वो पोजीशनिंग उसकी इस तरह से कि लोगों का भरोसा बन पाए। ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, तीनों चीजों में इस चीज का ध्यान रखा गया था कि उसका नाम क्या हो, वो दिखे कैसा, उसकी लेबलिंग कैसी हो यार, कि लोगों का भरोसा बन पाए, लोगों का वो कनेक्ट बन पाए कि अपनी ही चीज है, इंडियन ही चीज है, लोकल ही चीज है, कोई फॉरेन, कोई प्रीमियम, कोई लग्जरी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी है, सब अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, एंड बहुत अपनेपन वाली फील थी यार। तो अब बढ़ते हैं अपनी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग पे क्या फैक्टर्स, क्या फंक्शंस, क्या इंपॉर्टेंस, क्यों, क्या कैसे देखते हैं। हाँ जी, तो हम प्रोडक्ट मिक्स के एलिमेंट्स यानी कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग का बेस समझ चुके हैं। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे एंड देखते हैं कि यार होता क्यों है ये, क्या काम क्या आता है। लाइक सबसे पहले चीज है ब्रांडिंग, बट व्हाई? ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस कंज्यूमर को भी है और ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस मैन्युफैक्चरर को भी है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को क्या इंपॉर्टेंस है भाई? उसके प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन सेट हो जाती है। अमूल का दूध अलग ही स्टैंड करेगा बाकी सारे देसी मिल्क में से। तुमने अगर जिंदगी में, मान लो तुम एक गांव में रहते हो, तुमने आज तक पैक्ड मिल्क नहीं पिया, तुम्हारे घर पे भाई डेयरी से मिल्क आता है, रोज तुम वो कंज्यूम करते हो, तुम कभी शहर गए, तुम्हें पैकेट का मिल्क लेना पड़ रहा है, देन देयर इज अ हाई चांस कि तुम अमूल की तरफ जाओगे रादर देन एनी अदर ब्रांड, क्योंकि अमूल ने अपने नाम के साथ वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऐड ऑन कर ली। इजी एंट्री ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आज अमूल कोई और डेयरी प्रोडक्ट निकालता है, एज ऑफ नाउ तो उसके पास सब कुछ है, बट जब उसने स्टार्ट किया था सिर्फ दूध था, धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स निकाले, क्योंकि उसकी ब्रांड नेम पे वो कस्टमर लॉयलिटी जुड़ गई थी, तो वो बाकी प्रोडक्ट्स की एंट्री बहुत इजी हो गई थी। जैसे कि लेट्स टेक एनी एग्जांपल, या मैं हर वीडियो में इसको ले आता हूं, ये कब से यहाँ पे पड़ा है बेचारा। एचपी पहले लैपटॉप्स बनाता था, फिर उसने इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए, हेडफोन्स वगैरह बनाए, सब कुछ बनाया, तो वो अच्छे से मार्केट में लॉन्च हो गए, बिके, अच्छा पॉजिटिव कंज्यूमर रिस्पांस मिला। एक इनिशियल जो पुश चाहिए होता है ना, उसके लिए आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत ईजी है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, अमूल का प्राइस आज की डेट में मिल्क है, वो बहुत बेसिक नेसेसिटी की आइटम है, इसलिए वो बेस लेवल पे है। लेकिन अगर मैं चलो अपनी पिछली वीडियो पर मैं बात आऊं लग्जरी ब्रांड्स पे, ठीक है, तो वहां पे एक ब्रांड अपने आप को एक बहुत महंगा प्राइस जस्टिफाई कैसे करता है? अपने ब्रांड नेम की वजह से। दैट इज द ओनली थिंग। मेरा ब्रांड नेम है एंड दिस ब्रांड इज कॉस्टली, तो इट इज कॉस्टली, दैट इज इट। वो डिफरेंशियल प्राइसिंग सेट कर पाता है अपने ब्रांड नेम की वजह से।
एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स में ब्रांड नेम नहीं होगा तो ऐड किसकी करोगे यार? दूध की ऐड थोड़ी करोगे। कभी देखा किसी जनरल प्रोडक्ट की ऐड हो रही हो, दूध की ऐड, टूथपेस्ट की ऐड? नहीं, वो एक ब्रांड की ऐड होती है। हर ऐड में कोई ना कोई ब्रांड एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ये हो गए मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड है। वहीं पे कंज्यूमर को क्या इंपॉर्टेंस है? जब एक प्रोडक्ट के साथ एक ब्रांड नेम जुड़ जाता है तो कंज्यूमर इज एश्योर्ड ऑफ द क्वालिटी। कंज्यूमर को क्वालिटी की पूरी तसल्ली है, कोई दिक्कत नहीं। कंज्यूमर के लिए वो स्टेटस सिंबल भी है। लग्जरी ब्रांड्स पे फिर पे मैं बात आ जाऊं, स्टेटस सिंबल, एप्पल इज अ स्टेटस सिंबल, वैल्यूशन इज अ स्टेटस सिंबल, ज़ारा, H&M स्टेटस सिंबल, वही वाली बात है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जब मैं मॉल में शॉपिंग करने जा रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में क्या हेल्प कर रहा है? वो ब्रांड नेम ही तो हेल्प कर रहा है। जब मुझे अपना डिसीजन लेना है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं अमंग्स दिस अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, तो मैं वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहा हूं? उसके ब्रांड नेम की वजह से। पैकेजिंग, अब पैकेजिंग के सबसे पहले तो 3 लेवल्स है, इन 3 लेवल्स को समझो, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग हर प्रोडक्ट की होती है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग हर प्रोडक्ट की होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फोन होता है, तुम जब फोन खरीदते हो तो फोन के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तुम उसको हटाते हो, बड़ी ही सेटिस्फाइंग से आवाज आती है, और वो पूरा फोन अलॉन्ग विद दैट प्लास्टिक कवरिंग एक डब्बे में बंद होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक की कवरिंग इज द प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। वो वाली पैकेजिंग जो प्रोडक्ट से सबसे फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट में है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। उसके ऊपर जो उस पैकेजिंग के ऊपर एक और लेयर ऑफ पैकेजिंग है जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन और जस्ट फॉर द डिजाइन और जस्ट फॉर द बेटर यूटिलिटी। वो फोन अकेला प्लास्टिक में रैप करके वैसे नहीं बेचेंगे ना, कुछ एक प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी फोन बेच देंगे तुम्हें कि प्लास्टिक में रैप फोन पड़े हैं, हाँ जी सर मेरे को OnePlus 8 चाहिए, ये ले, फोन का फोन ही हाथ में पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक प्राइमरी पैकेजिंग होगी, उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर है वो सेकेंडरी पैकेजिंग, इसके बाद टर्शरी पैकेजिंग नहीं होती। जब वो फोन है, 1 डब्बा, 2 डब्बे, 4 डब्बे, 10 डब्बे, 20 डब्बे, 100 डब्बे, जब वो बहुत मास में वो प्रोडक्ट पैक होके होलसेलर से रिटेलर जाएगा या फैक्ट्री से होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है प्रोडक्ट की फॉर दैट रीसेलिंग पर्पस, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इसका सबसे मेजर एग्जांपल है कार्टन बॉक्सेस, ठीक है। अब बड़े बड़े जो कार्टन बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स लोड किए जाते हैं, फिर टेप से रैप किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग हुई। बहुत सिंपल चीज है, बट इसके अंदर एक एग्जांपल है जो सदियों चला आया है और सदियों तक चलता जाएगा, कि पैकेजिंग भी ऐसा कुछ करती है कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 लेयर्स बनानी पड़ गई। टूथपेस्ट जो बिल्कुल बेस लेवल पे है वो ट्यूब फॉर्म के अंदर है, ठीक है, एंड उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है। वो कार्डबोर्ड का बॉक्स जरूरी है, मतलब ट्यूब फॉर्म में बिक सकती है, कुछ ब्रांड्स बेचते भी हैं, बट कार्डबोर्ड के बॉक्स से उनको अच्छा सा पैकेजिंग एडवांटेज मिल रहा है, उसकी स्पिलेज के इश्यूज ठीक हो रहे हैं, एंड वो अच्छे से वेल प्लेस तरीके से कस्टमर तक पहुंच रही है, ठीक है। अब वो जो ट्यूब है दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग, वो कार्डबोर्ड का बॉक्स इज सेकेंडरी पैकेजिंग, एंड बहुत सारे टूथपेस्ट लोडेड इन अ बिग कार्टन टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू होलसेलर और फ्रॉम होलसेलर टू ट्रेडर, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? पैकेजिंग क्यों करते हैं? पैकेजिंग के फंक्शंस क्या है? राइजिंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। राइजिंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स मतलब आज की डेट में लोगों की हेल्थ स्टैंडर्ड्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट में कहीं से कहीं तक अडल्ट्रेशन ना हो जाए। हमारी फैक्ट्री से पैक्ड प्रोडक्ट निकलने के बाद अगर वो लूज पैकिंग होगी या वो ढंग से पैक्ड नहीं होगा तो उसमें कुछ अडल्ट्रेशन हो जाएगी एंड वो मिलावटी सामान हमारे ब्रांड नेम के अंदर चला जाएगा, तो वो दिक्कत वाली बात है। तो अच्छी पैकेजिंग होना जरूरी है क्योंकि लोगों की हेल्थ स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, तुम्हारी कंपनी की इमेज मैटर करती है। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, बहुत सी जगह पे स्पेशली बड़े शहरों में सेल्फ सर्विस आउटलेट्स है कि मैं जाऊंगा, मैं अपना सामान लूंगा, बिल करवाऊंगा और आ जाऊंगा। वहां पे कोई सेल्समैन नहीं है टू पुश अ पर्टिकुलर ब्रांड, वहां पे सेल्समैन है तो सिर्फ तुम्हारी पैकेजिंग, तुम्हारी जितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग, जितनी अच्छी, जितनी सिक्योर, जितनी कंफर्टेबल, जितनी सेफ एंड जितनी प्रीमियम पैकेजिंग है, मैं तुम्हारे प्रोडक्ट से उतना अट्रैक्टेड रहूंगा। पैकेजिंग इज अ साइलेंट सेल्समैन, ठीक है। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स खुल रहे हैं इसलिए पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये यहां भी था, ये यहां भी था और ये आगे भी मिलेगा। तुम्हारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है तुम्हारी पैकेजिंग। बेसिक सी बात है यार, एक टूथपेस्ट पे आऊंगा मैं वापस कि एक टूथपेस्ट बिक रहा है उस ट्यूब में और एक टूथपेस्ट बिक रहा है कार्डबोर्ड के बॉक्स में, तो मैं जनरली वो प्रेफर करूंगा। मतलब सब्जेक्टिव चीज है, मे बी तुम वो करो, बट थोड़ा सा एक साइकी की गेम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, मार्केटिंग है ही सारी साइकी की गेम। एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक दूध जो आता है वो टेट्रा पैक में भी आता है, कार्डबोर्ड के बॉक्स में, एंड एक दूध प्लास्टिक की पैकिंग में भी आता है। तो अगर तुम्हारा दूध एक सेम प्राइस लेवल पे, सेम क्वालिटी ऑफ मिल्क एक अच्छी पैकेजिंग में है,
तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपने आप ऐड कर देगा। हाँ, दूध वाले एग्जांपल से याद आया कि दूध के अंदर सिर्फ एक ही लेयर ऑफ पैकेजिंग है, चाहे वो टेट्रा पैक हो चाहे वो प्लास्टिक की रैपिंग हो, उसमें सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग है एंड देन वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है। दूध के अंदर कोई सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं है, दही के अंदर कोई सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं है, लेकिन वहीं मक्खन के अंदर सेकेंडरी पैकेजिंग है। जो पहली लेयर होती है बटर पेपर की वो प्राइमरी पैकेजिंग है, देन जो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। अभी रिसेंटली अमूल ने एक दूध निकाला है जो 180 डेज तक सही रहता है, वो खराब नहीं होता। जनरली दूध 2-4 दिन में एक्सपायर हो जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन वो 180 डेज तक ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पैकेजिंग में उन्होंने कुछ इनोवेशन निकाली है जिसकी वजह से वो दूध सही तरह से प्रिजर्व हो सकता है। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन वो पैक में जो नॉर्मली 4 दिन 5 दिन तक चलता था अब वो 6 महीने तक सही पड़ा रहेगा। तो वो पैकेजिंग की ही तो इनोवेशन है। तो पैकेजिंग गिव्स यू इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। मूविंग अहेड लेबलिंग पे। अब लेबलिंग क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, लेबलिंग करती क्या है? लेबलिंग सबसे पहले तो भैया आपका प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है, उसके कंटेंट्स को स्पेसिफाई कर देती है। हमारे प्रोडक्ट पे जो भी लिखा होता है उसका एमआरपी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड अलोंग विद दैट उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, कुछ भी हमारे प्रोडक्ट पे जो लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट को, उसके कंटेंट्स को स्पेसिफाई करना एज अ पार्ट ऑफ लेबलिंग, जो कि जरूरी है ऑब्वियसली, कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट में लेबलिंग भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर मुझे जाना है टाटा की चाय लेने तो मैं जाके टाटा नाम पढ़ के ही समझूंगा कि मुझे टाटा की चाय लेनी है। अब भैया ये तो ब्रांडिंग का भी पार्ट है, अरे ये तो पैकेजिंग का भी पार्ट है, सबका पार्ट है, सब प्रोडक्ट मिक्स के ही एलिमेंट्स है, एक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग का ही पार्ट है। नाम टाटा होगा ये ब्रांडिंग है, वो पैकेज दिखेगा कैसे, डिजाइन कैसा होगा वो पैकेजिंग है, और लिखा TATA होगा, उसका जो स्लोगन होगा, जो कॉपीराइटिंग होगी वो लेबलिंग है, ठीक है। बहुत क्लोज लेकिन डिस्टिंक्ट। अगला आता है ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ग्रेडिंग का मतलब है कि एक ही कंपनी अपने प्रोडक्ट कुछ लेवल्स निकालती है। जैसे टाटा चाय की अगर मैं बात करूं तो उसके अलग अलग लेवल्स है कि एक सस्ती वाली, एक मीडियम और एक सबसे महंगी। अमूल दूध पे अगर मैं वापस आऊं तो एक हाफ टोन मिल्क है, सेमी टोन मिल्क होता है, एक फुली टोन मिल्क होता है, फिर एक फुल फैट मिल्क होता है, फुल क्रीम मिल्क होता है, देन एक रोज गोल्ड वाला भी होता है, कुछ एग्जैक्टली नाम नहीं आता मेरे को, रिच गोल्ड कैल्शियम ऐसा कुछ होता है, सबसे महंगा आता है वो। तो उसने अपने ही दूध के अलग अलग वेरिएंट्स निकाल रखे हैं। उसमें डिस्टिंक्शन कैसे है? लेबलिंग से डिस्टिंक्शन है, अलग अलग कलर एंड अलग अलग लेबल्स जो स्पेसिफाई करते हैं उस पैकेट के ऊपर ही कि ये अलग अलग है, उनमें डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं, वो ग्रेडिंग करते हैं, वो लेबलिंग का काम है। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, अगेन वही चीज की तुम्हारी जो लेबलिंग है, तुमने उस पर लिख दिया 40 काट के 35 तो 5 रुपए का ऑफ, वो लेबलिंग का पार्ट है, वो दिख रहा है ना, तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। तुमने उस पर कुछ ऐसा स्लोगन डाल दिया, अमूल के पैकेट के ऊपर अटरली बटरली अमूल लिखा हुआ आ गया, वो स्लोगन है, उसकी वजह से वो बिक रहा है, तो वो लेबलिंग का पार्ट है, ठीक है। एंड अब हर वो चीज जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है और वो प्रमोट कर रही है साइलेंटली, वो लेबलिंग का पार्ट है, वो लेबलिंग का फंक्शन है। एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। लॉ आपको कंपल्शन देता है कि आपको कुछ कुछ चीजें अपने प्रोडक्ट पे मेंशन करनी है। जैसे सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है कि इससे कैंसर होगा, ठीक है। जो बच्चों के लिए मिल्क पाउडर आता है उस पर लिखा होता है कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी अंडर 6 मंथ्स, उनको लिखना जरूरी है, वो भी लेबलिंग का एक फंक्शन है। तो बहुत बेसिक सी चीज थी, हमने पढ़ ली। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर ग्रीन स्क्रीन एंड आगे आते हैं प्राइस मिक्स पे। मूविंग अहेड वी हैव प्राइस मिक्स। दूध का प्राइस रखे तो क्या रखे भैया, और प्राइस मिक्स के अंदर सिर्फ प्राइसिंग, कंज्यूमर एंड की प्राइसिंग नहीं आती। प्राइस मिक्स, प्राइस रखते हुए हम वो भी कंसीडर करते हैं कि हमें कॉस्ट क्या क्या लग रही है और हम कॉस्ट के किस एलिमेंट को कितने % रेशियो दे रहे हैं। तो अमूल की आज की रेट की अगर हम पर ईयर सेल्स कुछ देखें, दैट इज मोर देन 61,000 करोड़, ठीक है। अब इसके अंदर 80% डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है फार्मर्स को, जो दूध लाके अमूल को दे रहे हैं। पूरी सेल का 80% डायरेक्टली उनका, एंड देयर इज नो मॉडल इन द वर्ल्ड इवन क्लोज टू दैट। तो प्राइसिंग तो बहुत जीनियस रही है भाई की। अगर तुम आज भी देखो तो अपने लोकल दूध वाले से दूध लोगे, दैट इज समवेयर अराउंड 50-55 रुपए किलो, ठीक है। और अगर तुम पैक्ड मिल्क लोगे, दैट इज आल्सो क्लोज टू 50-55 रुपए किलो। तो प्राइसिंग इस तरह से मैच की गई है कि कोई भी मार्केट में डिस्ट्रप्शन ना हो कि हम बहुत महंगे हैं या बहुत सस्ते हैं, क्योंकि बहुत सस्ते होंगे तो क्वालिटी का इश्यूज होंगे, लोगों का भरोसा नहीं होगा, बहुत महंगे होंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। हमें प्राइस तो मैच करना है, चाहे वो लोकल मिल्क प्रोड्यूसर्स के साथ हो, चाहे वो बाकी के मिल्क कंपीटिटर्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ हो, ठीक है। प्राइस तो मैच करना है। तो प्राइसिंग डिसाइड करते हुए किसी भी कंपनी को बहुत से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। Let's move back to our whiteboard screens and see what those factors actually are. हाँ जी, now we have pricing decision. अब अमूल ने जो अपना प्राइस फिक्स किया वो किस फैक्टर के बिहाफ पे फिक्स किया? आज की डेट में अमूल का दूध अगर मार्केट में लेने जाओ तो वो 26 से 37 या 40 रुपीज के आसपास 500 ml मिलता है, डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट वर्जन्स। लेकिन जब लॉन्च हुआ तब का मुझे प्राइस नहीं पता, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं
जो हर एक कंपनी कंसिडर करती है अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हुए। एंड ये बहुत बेस है और तुम्हारे सिलेबस में भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि तुम्हारे सिलेबस में। तो सुनो, नंबर 1 इज प्रोडक्ट कॉस्ट। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमें कितने का पड़ रहा है, हमारा क्या खर्चा हो रहा है, उसके हिसाब से हम बेचेंगे। एंड दिस सेट्स द मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट पता होती है कि हम इससे कम तो नहीं बेचेंगे, ये लोअर कैप होती है कि हाँ यार हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इससे नीचे नहीं गिरेगा। अगला होता है यूटिलिटी एंड डिमांड। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी वो होता है कि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए कितना वैल्यूएबल है, एंड हाउ मच कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यूटिलिटी एंड डिमांड का जो लिंक है वो आता है इलास्टिसिटी से। देखो सबसे पहले तो समझो कि ये यूटिलिटी है वो हमारे प्रोडक्ट की अपर लिमिट है कि हम प्राइस इससे ऊपर नहीं रख सकते। अगर कस्टमर के मन में इस प्रोडक्ट की परसेप्शन ऐसी है कि ये प्रोडक्ट इज गिविंग द यूटिलिटी ऑफ ₹50, तो 60 का कोई खरीदेगा ही नहीं। जितनी यूटिलिटी कस्टमर परसीव कर रहा है ना, उससे कम का हमें बेचना पड़ेगा। अब कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो इलास्टिक डिमांड कैरी करता है एंड कोई प्रोडक्ट है जो इन इलास्टिक डिमांड कैरी करता है। इलास्टिक होता है जो बहुत इजीली डिमांड कम ज्यादा हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर मैं आईफोन की डिमांड करूं तो दैट इज इलास्टिक। अगर देश में रिसेशन आएगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो लोग लग्जरी आइटम्स पे खर्चा करना कम कर देंगे। लेकिन नमक की डिमांड, आटे की डिमांड इज वेरी इनइलास्टिक। कुछ मर्जी हो, कैसे मर्जी हो, लोग रोटी खाना नहीं छोड़ेंगे। आटा उतना ही खरीदा जाएगा, नमक उतना ही खरीदा जाएगा। दूध भी वैसी ही एक आइटम है, दूध की डिमांड भी इन इलास्टिक है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो यू कैन सेट अ प्राइस विच इज कंपेटिटिव इनफ। अब यहां कंपेटिटिव से मेरा मतलब कॉम्पिटिटर से नहीं है, लेकिन हाँ लोग उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार है। देखो डिमांड और यूटिलिटी का एक लिंक है। ठीक है, इलास्टिक इनइलास्टिक कंसीडर करो, आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी डिमांड कैसी है और लोग उसकी यूटिलिटी कितनी परसीव कर रहे हैं। फिर आपको देखना है कि आप क्लोज टू दैट यूटिलिटी अपना प्राइस रखोगे या अवे फ्रॉम दैट यूटिलिटी अपना प्राइस रखोगे। अगर डिमांड है ही इन इलास्टिक और तुम बहुत ज्यादा क्लोज चले जाओगे तो लोग तुम्हारे कंपीटिटर्स की तरफ चले जाएंगे। अगर डिमांड इलास्टिक है तो तुम उसके क्लोज जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कल को तुम्हें रिड्यूस भी करना पड़ सकता है, कल को तुम्हें सेल ऑफर्स डिस्काउंट्स वगैरह भी देने पड़ सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये 6 फैक्टर्स हैं, इनको सबको इक्वली कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है हमें सिर्फ ये देख के चलना है। अगला है कंपटीशन। हम जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अमूल के टाइम पे तो उसका कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं, वो इंग्लिश ब्रांड था जिसका दूध अच्छा नहीं था। तो कॉम्पिटिटर का इन जनरल, एक कॉम्पिटिटर का मार्केट का प्राइस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्राइस उससे बहुत ज्यादा रख देंगे तो हमारा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। अगर हम उससे प्राइस बहुत कम रख देंगे तो हमारा प्रोडक्ट इंफीरियर कंसीडर होगा कि ये तो बहुत सस्ता है, इसमें क्या क्वालिटी होगी, तो वो फिर कोई नहीं खरीदेगा। कंपटीशन का प्राइस एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगला आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हम जो प्राइस सेट कर रहे हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा विजन क्या है। कि हमें मार्केट की लीडरशिप खानी है, हमें मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करना है, अच्छे से रूट्स तक, हर घर तक पहुंचना है, तो हम प्राइस कम रखेंगे। ठीक है, ताकि हमारा प्रॉफिट चाहे मिनिमाइज हो जाए लेकिन हमारा कस्टमर बेस बढ़े, हमारी सेल्स बढ़े। लेकिन अगर हमारा एम ही, हमारा ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना है तो हम प्राइस ज्यादा रखेंगे। एट द सेम टाइम अगर हम नए नए मार्केट में आ रहे हैं, हमें बस अपना फुट सेट करना है, तो हम प्राइस कम रखेंगे। लेकिन अगर हम मार्केट में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, हम कंपटीशन से नहीं डरते, तो हम अपना प्राइस हाई रखेंगे, क्योंकि हमें अपनी एक अलग जगह बनानी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा प्राइस रखने का, तुम अभी किस माइंडसेट से खड़े हो, वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद भी आप गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, तुम्हें गवर्नमेंट को कितना पे करना है, लॉ की क्या रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारे उस प्रोडक्ट को लेके, उसके प्रोडक्शन को लेके, इंपोर्ट को लेके, सेल को लेके, ऑक्ट्रॉय को लेके, जो भी इंटरस्टेट टैक्सेस होंगे, सब कुछ, हर चीज कंसीडर करके गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस तुम्हारे प्रोडक्ट को कितना इंपैक्ट कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। एंड एट लास्ट मार्केटिंग मेथड्स यूज। तुम जितने कॉस्टली और जितने मॉडर्न और जितने टेक्निकल मार्केटिंग मेथड्स यूज करोगे उतना तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा एंड उसी अकॉर्डिंग तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल, बाय फार वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज वीवो एंड ओप्पो। वीवो एंड ओप्पो अपनी मार्केटिंग में जितना खर्चा करते हैं और कोई मोबाइल ब्रांड नहीं करता। ठीक है, वीवो एंड ओप्पो के होर्डिंग्स तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। वो ऑनलाइन भी डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत खर्चा करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स लाते हैं वीवो एंड ओप्पो। ऑब्वियसली हर ब्रांड लाता है, बट वीवो और ओप्पो सबसे आगे हैं। उनके मार्केटिंग स्पेंड इसलिए इतने ज्यादा हैं, तो उसी वजह से उनके प्रोडक्ट की प्राइस भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बेसिक से 6 पॉइंट थे, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। हम किसी भी प्रोडक्ट पे इसको लगा के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड लेट्स मूव बैक टू आवर ग्रीन स्क्रीन डिस्कसिंग द प्लेस मिक्स। हाँ जी, अब हमने प्रोडक्ट की बात भी कर ली, हमने प्राइस की बात भी कर ली। नाउ कम्स एक छोटी सी चीज की, जब भी कंपनी की मार्केटिंग डिसीजंस की बात आती है, तो अलोंग विद व्हाट वी हैव टू ऑफर टू द कस्टमर, वी हैव टू थिंक ऑफ आवर सप्लायर्स। हमारे पास जो चीजें आ रही हैं, जो चीजें बन रही हैं, जो काम लोग कर रहे हैं, वो कितने खुश हैं, उनको कैसे उनका शेयर मिल रहा है। तो अमूल का जो प्लेस मिक्स है कि हाउ थिंग्स विल गो ऑन, वो जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है,
वो बहुत सिंपल है। जो एक्चुअल मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं जिनके पास गाय भैंसे हैं, जो उनको पाल रहे हैं, वो जब लाके मिल्क कलेक्ट करके मिल्क कलेक्शन सेंटर्स पे देते हैं, उनको उनका शेयर वहीं इंस्टेंटली मिल जाता है। ठीक है, उनको वेट नहीं करना दूध जाएगा बिकेगा क्या होगा, उन्होंने दूध दिया, उनको पैसे मिल गए, बात खत्म। वो वहीं पे कांटेक्ट करना है, वो उससे बहुत सेटिस्फाइड है क्योंकि उनको दूध बेचने के लिए घर घर नहीं जाना पड़ता, उनको कस्टमर्स नहीं ढूंढने पड़ते, उनका अमूल का कॉन्ट्रैक्ट है और उनको बहुत अच्छे प्राइजेस मिलते हैं, उन पे वो दूध बेच देते हैं। फिर वो मिल्क कलेक्शन सेंटर से जाता है डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे। ठीक है भैया, अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जो भी उस डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है वो वहीं फुलफिल हो जाएगी, वहां पे वो फर्दर प्रोसेस होगा और पैक होगा। पैक होने के बाद वो जो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है वो डिस्ट्रिक्ट में फुलफिल हो जाएगी, जो बचा हुआ दूध है वो जाएगा स्टेट सेंटर्स पे। स्टेट सेंटर्स पे जाने के बाद वो उन एरियाज में जाएगा, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां पे फार्मर्स नहीं है, कुछ एरियाज है बहुत विलेज वाले जहां बहुत सारे फार्मर्स है, बहुत दूध बन रहा है पर वहां दूध की उतनी डिमांड नहीं है, तो वहां एक्सेस दूध है, एक्सेस पैकेजिंग है, एक्सेस प्रोसेसिंग है। लेकिन कुछ एरियाज हैं जहां पे फार्मर्स नहीं है लेकिन पॉपुलेशन तो है, लोग दूध तो वहां भी कंज्यूम करते हैं, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है। एंड पूरा सिस्टम इस तरह से सेटअप है कि चाहे वो दूध किसी गांव में बिक रहा हो, चाहे वो दूध मुंबई में बिक रहा हो, दोनों जगह रेट उसका सेम होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 रुपए आधा किलो का रेट है। ठीक है, 500 ml का रेट है। बड़े शहरों में पैक्ड मिल्क बहुत वाइडली बिकता है क्योंकि पैक्ड मिल्क के साथ वो भरोसा है, अलॉन्ग विद दैट वो फ्रेशनेस गारंटीड है। वो लेबलिंग का एक पार्ट आ जाता है कि हमने लेबल करके तुम्हें दिखा दिया कि अभी 2 दिन पहले पैक हुआ, 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, बहुत फ्रेश है भाई, भरोसा रखो। ठीक है, वो फ्रेशनेस गारंटीड है। अपने आपकी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग इतनी देसी और इतनी प्यारी और इतनी होमली और इतनी क्यूट सी है कि वो तुम्हारी ही चीज है भाई, कोई बहुत मतलब फॉरेन चीज नहीं है, वो अंग्रेजों की चीज नहीं है, वो अपनी हिंदी देसी चीज है। इस तरह से उसको पोजीशन किया गया है, तो उसकी प्लेस मिक्स भी बहुत स्मूथली डिफाइंड है एंड फार्मर्स को उनका शेयर बहुत इंस्टेंटली मिल जाता है। लेट्स मूव टू आवर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन्स एंड देखते हैं इसके कंपोनेंट्स और इसके टाइप्स क्या होते हैं। हाँ जी, तो अब हमने प्लेस मिक्स भी समझ लिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिखेगा कैसा, होगा कैसा, कूल, वो होगा कितने का, बहुत ही बढ़िया, लेकिन वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे भी तो हो ना। जब कंज्यूमर को खरीदना है तो वहां पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी तो हो, उसकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे और उसकी प्लेस पे प्रेजेंट होने पे कितना फोकस है। तो देखो यहाँ 2 चीजें हैं। नंबर 1 इज द कंपोनेंट्स ऑफ प्लेस मिक्स। अब कंपोनेंट्स, ये 4 कंपोनेंट्स हैं और ये थोड़े से आपस में कहानी में सेंस नहीं बनाएंगे, बट एक बार सुनना, बहुत लॉजिकल एंड बहुत इजी सी चीजें। प्लेस मिक्स के कंपोनेंट्स क्या है? मिक्स की जब बात आती है, दैट इज अ मिक्स ऑफ डिसीजंस इन्वॉल्व्ड, कि प्लेस मिक्स के अंदर हमें जो जो डिसीजंस लेने पड़ेंगे वो क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। अमूल की बात मैं करूंगा, इसको एक बार छोड़ते हैं, बाद में आएंगे। नंबर 1 इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो दूध है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया अभी एग्जांपल में, कि सबसे पहले वो कहां कलेक्ट होगा, मिल्क कलेक्शन सेंटर्स पे, देन डिस्ट्रिक्ट मिल्क के पास जाएगा, देन स्टेट सेंटर्स के पास जाएगा, वहां से फिर और डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो उनकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज वन पार्ट। ठीक है, वो पूरी ट्रांसपोर्टेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्लेस मिक्स, जहां पे तुम्हें बहुत सारे डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा एंड तुम्हें अपने एंड पे कुछ डिसीजंस कंफर्म करने पड़ेंगे एज अ कंपनी कि ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होगी, यहां से वहां जाएगा। ये जो पूरा चैनल डेवलप हुआ है ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, बट ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आएगा, तो थोड़ा सब्र बनाए रखो। दूसरा है वेयर हाउसिंग। अब ये दूध जहां पे कलेक्ट हो रहा है फॉर अ टाइमिंग, दैट कुड बी फॉर 1 डे और दैट कुड बी फॉर 1 ईयर। जब कनक कटती है अप्रैल में, जब फसल कटती है पूरी कंप्लीट हो जाती है, तब वो किसी गोडाउन में स्टोर होती है एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो रिलीज होती है, फिर उसका आटा बनता है, फिर वो आशीर्वाद आटे की थैलियों में बन के हमारे घर पे आता है। ठीक है, अभी पूरा प्रोसेस है, इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन तो हुई, लेकिन बीच में चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो, वो कहीं स्टोर हो रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में कॉन्सेप्ट है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है कि जितनी ज्यादा हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी उतने ज्यादा हमारे खर्चे हैं, तो वी शुड नो कि हमें कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। एक स्टोर के अंदर, एक बाटा के शोरूम के अंदर, एक नाइकी के शोरूम के अंदर, एक मारुति के कार्स के शोरूम के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी कार्स रिक्वायर्ड होंगी, एक बाटा के शोरूम के अंदर कितने शूज एंड स्लीपर्स रिक्वायर्ड होंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब बिकेंगे तो और आ जाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ एक नॉर्मल दिन कितने रिक्वायर्ड है ऑन द स्पॉट, वो जानना बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन्वेंट्री तुम बहुत ज्यादा मेंटेन करोगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, और इन्वेंट्री बहुत कम मेंटेन करोगे तो कस्टमर डिससैटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये कुछ कंपोनेंट्स थे। ऑर्डर प्रोसेसिंग मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो अमूल से लिंक नहीं होगा। ठीक है, अमूल से बाकी तीनों लिंक हो रहे हैं, लेकिन ऑर्डर प्रोसेसिंग लिंक नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कस्टमर की ऑर्डर पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में तुम्हें पीसी बिल्ड करवाना है। बहुत से लोगों को शौक होता है कि मुझे मेरा कस्टम पीसी बिल्ड करवाना है, मुझे कोई लैपटॉप नहीं लेना एंड जो डेस्कटॉप है वो मुझे कोई ब्रांड का नहीं लेना, मैं बिल्ड करवाऊंगी, मुझे ये वाला प्रोसेसर चाहिए, ये वाला मदरबोर्ड चाहिए, इतनी रैम चाहिए, इतना ग्राफिक्स कार्ड चाहिए एंड मुझे बिल्ड करवाना है। वो तुम्हारे ऑर्डर पे एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारे डिजाइन पे।
और भी अच्छा एग्जांपल, ये कपड़े मैंने रेडीमेड लिए, 95% तुम भी रेडीमेड लेते हो, लेकिन जो 5% जाके कपड़ा लेके कपड़े सिलवाते हो वो ऑर्डर प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो किसी भी बिजनेस में जहां पे आपका कस्टमर आपसे कुछ डिमांड कर रहा है एंड देन आप उस डिमांड को केटर करने के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो सिर्फ उस कस्टमर के लिए, वो ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये चारों चीजें आर द कंपोनेंट ऑफ प्लेस मिक्स, और इनके अंदर जो डिसीजन इन्वॉल्व है वो डिसीजन मिलकर प्लेस मिक्स के डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, अगला आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स क्या है? दो ही टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जहां मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कोई लिंक ही नहीं है, डायरेक्ट को बोलते हैं हम जीरो लेवल चेन। जीरो लेवल चेन का एग्जांपल क्या भैया? मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, वहीं पे वो पिज्जा बना, वहीं पे वो बर्गर बना, वही उसका रूट लेवल है जहां पे वो चीज ओरिजिनेट हो रही है एंड वहीं पे वो कस्टमर तक पहुंच गया, वहीं पे वो कंज्यूम हो गया। ठीक है, लेकिन अमूल जो है वो वहीं पे दूध गाय का निकला और वहीं पे आपने नहीं पी लिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता, वहां पे कुछ लेवल्स इन्वॉल्व है, तो वो इनडायरेक्ट चेन के अंदर आ जाता है। इनडायरेक्ट के अंदर भी वी हैव थ्री लेवल्स, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। 1 लेवल के अंदर क्या होता है? मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल मारुति की कार्स, बाटा का शोरूम, नाइकी का शोरूम, जहां पे एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट डेवलप हुआ, देन वो उनके रिटेल आउटलेट्स पे आया एंड देन वो कंज्यूमर तक पहुंचा। मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, बीच में इंटरमीडिएरी सिर्फ एक है, इसलिए ये 1 लेवल चेन हो गई। ठीक है, दूसरा आता है जहां मैन्युफैक्चरर होगा, देन होलसेलर होगा, देन रिटेलर होगा एंड देन कंज्यूमर होगा। अब ये जनरली मेजॉरिटी केसेस में हमारे फास्ट मूवर कंज्यूमिंग गुड्स में मिलता है, जो घर पे बेसिक कन्फेक्शनरी का सामान आता है, किराने का सामान आता है, स्टेशनरी का सामान आता है, कुछ भी सामान जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स का और कंज्यूमर गुड्स है, डे टू डे यूज वाले गुड्स है, वो मैन्युफैक्चरर से जाते हैं होलसेलर के पास, होलसेलर से जाते हैं रिटेलर के पास एंड रिटेलर से आते हैं कंज्यूमर के पास। यहाँ 2 लेवल चेन होती है। कोई भी हो गया, कुछ भी से नमक, दाल, चीनी, साबुन, आटा, टूथपेस्ट, कुछ भी नॉर्मल चीजें, ठीक है, वो इस चीज से चलते हैं। एंड तीसरा आता है मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। अब ये तो तुम्हें पता है एजेंट क्या होता है। कुछ केसेस के अंदर मैन्युफैक्चरर मार्केट में बिल्कुल नया नया है, मार्केट के अंदर कौन कौन से होलसेलर्स एग्जिस्ट करते हैं, किसके कितने लिंक्स हैं, कौन मेरा प्रोडक्ट कितने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करवा पाएगा, उनको नहीं पता, उनके नेटवर्क ही नहीं है, तो वो एजेंट्स को पकड़ते हैं एंड वो मैन्युफैक्चरर अपना सारा माल एजेंट्स को बेच देते हैं। इसका कोई स्पेसिफाइड एग्जांपल नहीं है, बस एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो समझो कि एक नया मैन्युफैक्चरर आया, उसको पता ही नहीं है यार कि मैं अपना माल कैसे कहां बेचूं, मुझे नहीं पता, तो एक एजेंट को पकड़ेगा, उसको सस्ते रेटों पे बेच देगा एंड वो एजेंट की आगे टेंशन है कि वो कैसे अपनी 2 लेवल चेन कंप्लीट करता है। वो एजेंट होलसेलर्स को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। यहां पे मैन्युफैक्चरर अपना फ्री हो गया, एजेंट को सामान बेच के उससे पैसे ले लिए, नाउ ही इज फ्री। तो ये होती है 3 लेवल चेन। अब डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट मासेस तक पहुंच कैसे रहा है। नाउ दिस वीडियो, दिस इज अ पीस ऑफ कंटेंट, दिस इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड दिस इज अ प्रोडक्ट। ये अपने आप में प्रोडक्ट है, ये चाहे फ्री है लेकिन तुम तक पहुंच रहा है। ये 1 व्यू, 2 व्यू, 10 व्यू, 100 व्यू, 1000 व्यू, जितने भी व्यूज, जितने भी लोगों तक पहुंचा ये, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड दैट इज माई सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूट्यूब। यहां हम 1 लेवल चेन से चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना रहा है, देन यूट्यूब, इंटरमीडिएरी एंड देन कंज्यूमर। ठीक है, 1 लेवल चेन है, एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर ग्रीन स्क्रीन एंड देखते हैं हमारा लास्ट 4th एलिमेंट, प्रमोशन मिक्स। चलो, हाँ जी, अब हमने ये भी देख लिया भैया कि यार प्रोडक्ट क्या है, प्राइसिंग क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। नाउ कम्स द मेजर पार्ट, प्रमोशन कैसे हो। अमूल का ये जो मैस्कॉट है ना, ये तब से लेके अब तक चला रहा है विद स्लोगन अटरली बटरली अमूल। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन्ड है कि द लॉन्गेस्ट रनिंग कैंपेन एवर। ये जो एड रन हो रही है ये मोर देन 60 इयर्स, मतलब इतना लंबा कोई कैंपेन चला ही नहीं है आज तक, और ये उससे अपनी लेगेसी बिल्ड कर पाया है। वो जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस दे केप्ट ऑन बिलीविंग कि अमूल का दूध तो बेस्ट है। ठीक है, और आज भी वर्ल्ड वाइड मोर देन 13% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय अमूल। ठीक है, अब ये जो अमूल की प्रमोशन है ना, ये बहुत टैक्टिकली डिफाइंड। देखो, प्रमोशन मिक्स के मेजरली 4 एलिमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स प्रमोशन। ठीक है, अब ये हम समझ चुके हैं, कूलर की डिटेल में जाते हैं, बट एक बार अमूल के पर्सपेक्टिव से लेके सब कुछ। ये जो एलिमेंट्स मैंने तुम्हें बताया है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपली बस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि हमारे प्रोडक्ट को हम कम्युनिकेट कैसे करें कंज्यूमर तक। ठीक है, अब अगर मैं अमूल की बात करूं तो कुछ उनके तरीके होंगे, लेकिन हर कंपनी, हर प्रोडक्ट, उसकी मार्केट, उसकी प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उनके हिसाब से टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मिक्स चेंज होता है। सब यूज करते हैं। सबसे पहले बात करें एडवर्टाइजिंग, द मोस्ट सिंपल, जो हम सबको पता है, जब तुम 1 वे कम्युनिकेशन कर रहे हो विद एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जब अपना कुछ मैसेज डिलीवर कर रहे हो, दैट इज एडवर्टाइजिंग। वो प्रिंट मीडिया से हो सकती है, वो विजुअल मीडिया से हो सकती है, वो डिजिटल मीडिया से हो सकती है, वो टीवी पे हो सकती है, वो फोन पे हो सकती है, वो कहीं भी कैसे भी हो सकती है, वो एडवर्टाइजिंग है।
एक चीज से तुम मासेस तक पहुंच रहे हो, तुम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हो, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, समझ गए? कूल है। एक होती है पर्सनल सेलिंग, जब तुम्हारे बंदे बंदे से कांटेक्ट करके कुछ बेचने आ रहे हैं, वो होती है पर्सनल सेलिंग। जैसे तुम्हारे गेट पे सेल्समैन आते हैं, वो होती है पर्सनल सेलिंग। अगर तुम्हारे घर पे रोज सुबह कोई दूध देने आ रहा है, दैट इज पर्सनल सेलिंग। जो एक बंदे से पर्सनल वन ऑन वन कम्युनिकेशन करके, उसकी नीड्स एंड वांट्स को जान के, उनको केटर करके, उनको आंसर करके जब अपना प्रोडक्ट दे रहा है, दैट इज पर्सनल सेलिंग। दैट इज वन वे ऑफ डिलीवरिंग कम्युनिकेशन कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप खरीदो, आप देखो, आप ट्राई तो करो। ठीक है, वो होती है पर्सनल सेलिंग। अनदर इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में हम कस्टमर को कहते हैं कि भाई तू खरीद के देख, तू ऑफ ले ले, तू रिबेट ले ले, तू डिस्काउंट ले ले, तू कुछ भी ले ले, सेल लगा दी हमने, हम सेल प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए हम जो भी अपनी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, दैट इज सेल्स प्रमोशन। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं, जैसे भाई तू अभी ले जा यार, अभी इतना ऑफ मिल जाएगा, उधार ले जा, फाइनेंस करा ले, ईएमआई पे करा ले, वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स आर अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। एंड द फाइनल वन इज पीआर, पब्लिक रिलेशन। एक ब्रांड की मार्केट में इमेज कैसी है, उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। लाइक आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो बायजूस की पब्लिक रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ऐसा मेरे जैसा बंदा हो जिसने आज तक बायजू की कोई सर्विस यूज नहीं करी है, बट उसने सुना बहुत है कि बायजू बहुत खराब है। उसने सुना बहुत है कि जो बच्चा वहां से कोर्स लेता है वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसने सुना बहुत है भाई कि जो एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाइड नहीं है। बट एट द एंड सच क्या है नहीं है किसी को नहीं पता, बट उसकी मार्केट में इमेज खराब। पब्लिक रिलेशन होती है मार्केट में इमेज क्या है, पब्लिक के साथ रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। इन्वेस्टर्स हो, चाहे ऑनर्स हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे कस्टमर्स हो, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे सप्लायर्स हो, चाहे क्रेडिटर्स हो, चाहे कोई भी हो, उस बिजनेस से लिंक जो भी स्टेक होल्डर है, वो मार्केट में उस बिजनेस के अकॉर्डिंग, उस बिजनेस के टुवर्ड्स क्या पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, उससे जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है पब्लिक रिलेशन। तो एक बिजनेस के मार्केट में क्या लाइक इमेज है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब एप्पल है, एप्पल इतना प्रीमियम है कि जिस बंदे को मोबाइल की टेक की ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसका अच्छा बजट है, तो हिल ऑब्वियसली गो विद एप्पल। उसको प्रोज को जानना ही नहीं है। एप्पल की इमेज ही ऐसी बनी हुई है कि उसकी पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अगर मैं और कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लूं, तो जिस प्रोडक्ट का तुमने बहुत अच्छा सुना है, हर चीज के प्रोज कौन है भाई, हर चीज के हैं, लेकिन जिस प्रोडक्ट की मार्केट में हवा बहुत अच्छी है, उसके पीआर अच्छी है, बस ये मान के चलो। एज सिंपल एज दैट। अगर मैं बात करूं अमूल की, तो अमूल की पीआर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि उसने अपने आप को पोजीशन ऐसे किया कि भाई हम तो तुम्हारे घर का सदस्य है मेरे दोस्त। वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची जो अमूल के लोगो में है, वो क्या लगता है कि वो इंडियन है, एंड दैट मेक्स देम पोजीशन देमसेल्व्स एज कि यार तुम मान के देखो, हम कोई बाहर वाले ब्रांड नहीं है, हम वो ब्रिटिशर्स की तरह गंदा दूध नहीं बेच रहे, हम तुम्हारे घर के लोग हैं, हमें भी अच्छा दूध पीना है, तुम्हें भी अच्छा दूध पीना है, तो हम उस हिसाब से बनाएंगे, उस हिसाब से बेचेंगे। तो भरोसे वाली बात है यार, थोड़ा भरोसा तो करके देखो। भरोसा बनता गया, भरोसा बढ़ता गया, प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छा था, कस्टमर्स खुश थे, वो लेगेसी कंटिन्यू होती गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेल्स प्रमोशन की, तो इनिशियली कुछ किया नहीं किया, बट एक बार पुश करने के लिए हर कंपनी सेल्स प्रमोशन करती है। पर्सनल सेलिंग ऑब्वियसली की, एडवर्टाइजिंग, वो जो कैंपेन्स चल रहे थे वो चल ही आ रहे थे। तो बेसिकली प्रमोशन मिक्स में इन एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है कि लोगों के मन में तुम्हारे प्रोडक्ट क्या इमेज है, वो खरीदना चाहते भी हैं या नहीं खरीदना चाहते। तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने बना लिया, तुमने प्राइस डिसाइड कर लिया, तुमने पूरी चेन डेवलप कर ली कि वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे, बट मुझे क्या पता कि अमूल का दूध मार्केट में है, और अगर है भी तो मैं क्यों खरीदूं, इसमें मेरा क्या फायदा, इससे मुझे क्या मिल रहा है। ये रेफरेंस जो समझ गए, जो नहीं समझे भाई ठीक है, अच्छी जिंदगी चल रही है तुम्हारी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कुछ पुनीत सुपरस्टार फैंस इन द ऑडियंस कमेंट्स में अटेंडेंस लगा देना। अलोंग विद दैट एक लास्ट छोटी चीज बोलूंगा कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, हमने केसेस डिस्कस किए, लेकिन अगर तुम्हें और इंटेंसिव जानना, और एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं, और केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है, लाइव क्लासेस, डाउट सपोर्ट, वन ऑन वन मेंटरशिप, सब कुछ चाहिए, तो एक बार एडुकैप्टन का प्रीमियम फ्लैगशिप कोर्स जरूर कंसीडर करना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड चैप्टर बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नोट्स बनाए उनको पढ़ो, लेकिन एक बार जाते जाते मैं सब बोलूं, मार्केटिंग क्या है, कंज्यूमर की नीड्स को पहचानना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना और उसको दे देना। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं यार, इस पूरी बुक में यही बात करी हुई है। Marketing basically means identifying what your consumer needs, developing a product to satisfy their requirements and offering them to fulfill their needs and wants. As simple as that. Marketing बहुत पहले शुरू होती है, marketing बहुत बाद में खत्म होती है। पूरे बिजनेस में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर में, बहुत छोटा सा, बहुत एक वीडियो में खत्म होने वाला चैप्टर।